Okay, so now work, energy and power. So last lecture was all about how to multiply the vectors to get a scalar. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर कैसे फाइंड करना है, दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. और लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला देखा था, एंड दैट फॉर्मूला वाज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F dot D. We have seen this, right? Now this is about the work done by which force? Variable force. Variable force means if the force is varying with the distance, then what to do? Right, अगर force constant है then we will use this formula F dot D. But अगर ये force variable है तो क्या करेंगे? बेटा देखो, suppose आपका इस तरह का कुछ ग्राफ है, say it is force and it is a displacement x, right? Or you can take D, whatever, right? और आपका force अभी ऐसे vary कर रहा है बेटा, तो you can see the force is not constant, force तो change हो रहा है, बढ़ रहा है force. So in this case how can I find the work done? So जब भी आपका कोई quantity vary होता है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे. क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे और उस छोटे से पार्ट के ऊपर पहले हम वर्क निकालेंगे. लेट्स से कि फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल, सपोज इस इंटरवल के लिए आपका फोर्स का वैल्यू है F. ये छोटे से इंटरवल के लिए फोर्स का वैल्यू कितना है, F है. और इतने छोटे से इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना करा है, dx करा है, राइट. तो ये छोटे से इंटरवल के लिए वर्क डन क्या होगा, सो वी राइट इट एट dw. वर्क डन ऑन द स्मॉल इंटरवल, तो छोटे से इंटरवल का वर्क डन होगा आपका F इंटू dx cos थीटा, F इंटू dx cos थीटा, राइट. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये तो एक छोटे से इंटरवल की बात करी ना, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव हो रहा है, x1 से लेके लेट अस से x2 तक मूव हो रहा है, राइट. तो हम क्या करेंगे, ये पूरे को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन कर देंगे. क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट. तो ओवरऑल वर्क डन क्या होगा बेटा, ओवरऑल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन. किसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्मॉल वर्क डन का. कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे बेटा, x1 से x2 तक. सो इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ x1 ओवर x1 टू x2. dw क्या है बेटा, f dx cos थीटा, right. So this is the work done by the variable force, and work done by the variable force is none other than but area under the graph. आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया ही क्या है, वर्क डन है, राइट. सो दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द फोर्स, एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. चलिए बेटा, इसका नाम मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए. ऐसे टॉपिक आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ज्यादा क्लियर होता है. लेट्स से द क्वेश्चन इज, यू हैव अ फोर्स एंड लेट्स से द फोर्स इज गिवन बाय, लेट्स टेक द स्केलर. इफ द फोर्स इज गिवन बाय लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, दिस इज अ फोर्स. You can see the force is varying with the distance x. Force is not constant, right. We would like to find the work done. Say we want to find the work done over x equal to 3 to x equal to 7 meter, right. So under the influence of this force, body is moving from which point, 3 to 7. इस फोर्स से बॉडी 3 से कहां जा रहा है, 7 जा रहा है. हमें फाइंड करना है वर्क डन क्या होगा, राइट. चलिए क्या करेंगे वर्क डन के लिए, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट अभी आपका फोर्स कैसा है, वेरिएबल है. आप चेक करो फोर्स कैसा है, वेरिएबल. तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो मुझे इसका छोटा सा d का क्या करना पड़ेगा, टुकड़ा करना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट का क्या करना पड़ेगा, छोटा सा टुकड़ा करना पड़ेगा. अगर फोर्स वेरिएबल है तो डिस्प्लेसमेंट के टुकड़े को हम क्या लिखेंगे, dx. और इससे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन. कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 3 से शुरू करके 7 तक. समझे, वही फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट अगर फोर्स वेरिएबल है तो डिस्प्लेसमेंट का एक टुकड़ा कर दो छोटा सा, और फिर क्या करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट. चलो फोर्स का फॉर्मूला क्या दिया बेटा, चेक करो. 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू क्या करना है, dx. उससे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 3 to 7. यू नो हाउ टू डू द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन आता है सबको. चलो 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x³ by 3. 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² by 2.
5 एज इट इज, साथ में कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा x। कहां से कहां जाना है बेटा हमें, 3 से 7, यहाँ 2 2 कट, यहाँ 3 3 कट। पहले अपर लिमिट रख देंगे, चलो अपर लिमिट बेटा 7 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7, क्या हो गया बेटा, ये x की जगह पे क्या डाल दिया, अपर लिमिट 7 माइनस, अब लोअर लिमिट डाल दो x की जगह पे 3, तो 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, लेट्स टेक द आंसर। 7 क्यूब कितना होता है, 249, 243 प्लस 49 343, ठीक है चलो, राइट। एंड 5 इंटू 7 35, उसमें से बेटा माइनस करेंगे 27 प्लस 9 प्लस 15। विल यू प्लीज टेल मी द आंसर, व्हाट आंसर विल यू गेट? 376 joule. So this is the work done by this variable force. Do you understand? Can you understand this? समझ आया क्या करना है? तो अगर फोर्स ऐसे वेरिएबल है तो बेटा क्या करेंगे, फोर्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, और फोर्स को इंटीग्रेट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। आई बात समझ में? सो दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा फटाफट, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, you should be ready for the question. The question is, let's say the force is equal to 2x plus 9 और आपको वर्क फाइंड करना है फ्रॉम लेट्स से 3 to 9 मीटर। चलो बच्चों फटाफट इसका आंसर दो, क्या आंसर आ रहा है चेक करो। फोर्स दिया है आपको 2x plus 9 और आपको 3 से 9 तक बॉडी को मूव करवाना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन। चलो चेक करो कितना आ रहा है वर्क डन, चलो फटाफट चेक करो वर्क डन कितना आ रहा है। फाइन बेटा ध्यान यहाँ पे चलिए। सो द नेक्स्ट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। आपने कल ये वर्क एनर्जी थ्योरम बनाया था, अगर आपको याद हो तो। याद है आपको कैसे करा था आपने? वो कांस्टेंट फोर्स के लिए था, आपने ऐसा लिखा था उसमें कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। तो आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया था, अगर आपको याद होता है, ऐसा कुछ किया था आपने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ad। फिर आपने क्या करा था, तो यहाँ पर नीचे डिवाइड किया था, है ना, और क्या करा था आपने, m मल्टीप्लाई करा था। तो फिर ये m इंटू ए क्या हो गया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या था, वर्क। ये क्या था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या था, इनिशियल काइनेटिक। तो ये किसके लिए करा था आपने, फॉर कांस्टेंट फोर्स। किसके लिए करा था ये आपने, फॉर कांस्टेंट फोर्स। बट अगर वेरिएबल फोर्स है, अभी आपको देखना है एग्जाम में वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स के लिए पूछा है कि वेरिएबल के लिए पूछा है। तो अगर वेरिएबल फोर्स के लिए तो भी आप इजीली डिराइव कर सकते हो, 2 ही स्टेप का डेरिवेशन है। सो अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम पहले लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, राइट। चलिए, इफ द फोर्स विल एक्ट ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। अगर फोर्स लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। सो वी विल फाइंड हियर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वी विल फाइंड हियर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब dk by dt, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम। व्हाट डज इट मीन, dk by dt, बिकॉज अगर फोर्स लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, दैट इज dk by dt, दैट इज d by dt ऑफ हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। चलिए, हाफ कांस्टेंट, मास नेवर चेंजेस, व्हाट यू नीड टू डिफरेंशिएट इज v स्क्वायर। चल बेटा ध्यान देना, हाफ इंटू m इंटू व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर। डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगा और पावर में कम करेंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका वेरिएबल v है और आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद टाइम, तो यहाँ पे आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा, dv by dt। तो पहले आपने v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके क्या लिखा, 2v, और अब आपका वेरिएबल कौन है, v है, और आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको साथ में क्या लिखना पड़ेगा बेटा, dv by dt। Can you understand this? Yes. Can you understand this? Yes. Okay. So what you are going to get? This will be cancelled. M into V into what is dV by dt? Acceleration. dV by dt is acceleration, right? Or you can do one thing. Don't write this acceleration. Keep it as it is.
डीवी बाई डी टी को ऐसे ही रखेंगे बेटा, और यहां पे क्या है आपके पास डीके बाई डी टी, डी टी वुड बी कैंसल. सो व्हाट यू आर गेटिंग है, यू आर गेटिंग डीके इक्वल टू एम बी डी वी, यू आर गेटिंग डीके इक्वल टू एम बी डी वी. यहां तक क्लियर है? अपने को खाली क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विद टाइम. यही इसका मेन पॉइंट है इस थियरी का, डीके बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर. अब यहां तक पहुंचे, राइट? तो ये आ गया बेटा आपका स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. डीके है ना, डीके मतलब स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो लेट्स इंटीग्रेट दिस, क्योंकि ये स्मॉल चेंज है तो उसको पूरे रास्ते पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. सो ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट यू विल गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग, चलिए इसको जैसे आप इंटीग्रेट करोगे डीके का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के. ओके, लेट मी राइट वन मोर स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ डीके इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एमबीडीवी. राइट, चलो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली के आई ले लेते, फाइनल ले लेते के एफ. राइट, ओके. मैंने कुछ गलती करी है कहीं पे. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे इसको डीके बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर. हाफ एम बाहर आ जाएगा, वी स्क्वायर का डेरिवेशन 2v, और v का डेरिवेशन वापस क्या लिखेंगे, dv बाई डी टी. अब ये dv बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन, जो हमने वहां पे मिस कर दिया था. dv बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन है. नाउ वी विल पुट दिस टू टर्म्स टुगेदर, m into a. व्हाट इज m into a, फोर्स. फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, m into a is equal to force. and what is velocity, dx by dt. velocity क्या होता है, dx by dt, right? that is equal to dk by dt. now we will cancel dt from both the side. so we are getting one important result, and the result is dk equal to f into dx. let's integrate on both the side. क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे यहां से. so integrating both side, integrating both sides, right? so यहां पे इंटीग्रेट करेंगे dk को, और यहां इंटीग्रेट करेंगे f dx को. राइट, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेट्स से 0 to x. काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0 to x, राइट? सो व्हाट यू विल गेट हियर, डी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, k, क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं है. कहां से कहां जाना है, ki से kf. f इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x. कहां से कहां जाना है आपको, 0 से x. so this would be kf minus ki is equal to f into x minus 0. so kf minus ki is equal to f into x. what is f into x, वर्क. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है. तो क्या मिला आपको यहाँ पे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन. तो यही तो है आपका वर्क एनर्जी थियरम. तो थियरम तो वही आना था, बट दिस इज फॉर द वेरिएबल फोर्स, राइट? सो इट इज स्टेटेड एज वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द वर्क एनर्जी थियरम फॉर वेरिएबल फोर्स. चेक इट आउट. कोई स्टेप में अगर कंफ्यूजन है तो बताओ. शुरू कहां से करना है थियरी, काइनेटिक एनर्जी से. हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विद टाइम, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा जैसे उसके ऊपर वर्क होगा, राइट? सो डीके बाई डी टी फाइन करेंगे, यू विल गेट हाफ m 2v dv बाई डी टी. 2 कट हो जाएगा, dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, a. और यहां से m इंटू ए की जगह क्या लिख देना है, f लिख देना है. और v की जगह क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी. वेलोसिटी क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी. एंड m इंटू ए क्या लिखेंगे, फोर्स. dt कैंसिल करेंगे, एंड वी विल गेट टू दिस रिजल्ट, dk इक्वल टू f dx. और अब क्या करना है, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करना है. क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, राइट? देखो यहाँ पे अगर आप ऐसा ना भी लिखो ना, एक बार यहाँ पे आप ये टर्म ना भी लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज वी हैव जस्ट डिराइव्ड दैट इंटीग्रेशन ऑफ f dx क्या होता है, वर्क होता है. वेरिएबल फोर्स का वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f dx. डू वी हैव इट, कहां गया, ये रहा. फॉर वेरिएबल फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू f dx, राइट? सो वेरिएबल फोर्स के लिए f dx को इंटीग्रेट करोगे, दैट इज अल्टीमेटली योर वर्क डन.
और यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड वर्क एनर्जी थियरम। ओके, चलिए व्हाट नेक्स्ट इज वेटिंग फॉर यू, लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी, काइनेटिक का मतलब क्या था, एनर्जी ड्यू टू मोशन। पोटेंशियल का मतलब है स्टोर्ड एनर्जी। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। वाटर एट हाइट, यस, इफ यू आर स्टोरिंग वाटर एट सम हाइट, अगर डैम में पानी भरा हुआ है तो पानी जो है वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। जैसे आप डैम के दरवाजे खोलोगे, व्हाट विल हैपन, वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग, मतलब जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में, जैसे आप दरवाजा खोलोगे। एनी अदर एग्जांपल, एनी अदर एग्जांपल, एनी अदर एग्जांपल। बेटा क्या टाइम था आने का, सुबह सुबह कौन सा गैस आते, 7 बजे। सो हाँ, और एक एग्जांपल जहां पे एनर्जी स्टोर होती है, इफ आई टेक अ रबर बैंड, इफ आई हैव अ रबर बैंड, अगर मैं ऐसे रबर बैंड को खींचूं, तो मैं जो भी वर्क कर रहा हूं रबर बैंड क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। और जैसे ही रबर बैंड को छोड़ेंगे क्या होगा, इसको चपकेगी, चपकेगी ना बराबर, राइट। इसी तरह से अगर आप तीर कमान की बात करोगे तो तीर कमान में वही होता है ना, राइट। स्ट्रिंग होती है, जैसे आप स्ट्रिंग को खींचोगे सारी एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल के फॉर्म में, जैसे ही छोड़ोगे पोटेंशियल विल कन्वर्ट टू काइनेटिक, है ना, याद है ना बाहुबली, नाथ वे, तो बाहुबली में देखना क्या बनाया, बताओ। ये देखो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का लाइव डेमो, और ये क्रिएटर कौन है इसका, मर्ग कहीं नहीं मारना, ले पकड़, मुझे नहीं देखना। चलो सो आगे बढ़ते बेटा, चलो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर क्यों होगा एनर्जी, स्टोर होगा बिकॉज ऑफ द पोजीशन और बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन मतलब हाइट पे अगर कुछ रखोगे तो उसके पास हाइट की वजह से एनर्जी आता है, एंड कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्ट्रेच रबर हो गया, स्ट्रेच स्प्रिंग हो गया, तो दे हैव द एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। अ बॉडी लेफ्ट टू इटसेल्फ रिलीज द स्टोर्ड एनर्जी, अगर बॉडी को छोड़ दोगे तो वो वापस अपनी रिलीज एनर्जी को, अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अ स्ट्रेच बॉ स्ट्रिंग possess potential energy when it is released, the arrow flies off at a great speed. The earth's crust is not uniform but has discontinuities and dislocation which are called fault lines. This fault line of earth crust are like compressed spring. They possess a large amount of potential energy. An earthquake results when this fault line readjusts. तो अर्थ के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, the tectonic plates also possess lot of energy, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो टेक्टोनिक प्लेट पास में आते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंप्रेस होता है एंड दे रिलीज देयर पोटेंशियल एनर्जी एंड देन द अर्थक्वेक विल कम। अभी तो बहुत सालों से अर्थक्वेक आया ही नहीं है ना, आएगा। चलो नाउ लिसन एवरीवन, द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एप्लीकेबल टू ओनली the notion of the potential energy, the notion of the potential energy is applicable only for the class of forces where the work done against the force gets stored up as energy. This is very important कि आप जो भी वर्क कर रहे हो वो पूरा का पूरा वर्क स्टोर होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। When external constraints are removed, it manifests itself as a kinetic energy. राइट, तो क्या कहा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी उसी बॉडी के लिए आता है जो बॉडी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर पाए, राइट। और जैसे आप कंस्ट्रेंट्स को हटा दोगे तो बॉडी क्या करेगा, वापस वो एनर्जी को रिलीज कर देगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
ओके, एनर्जी Vx इज डिफाइंड इफ द फोर्स Fx कैन बी रिटर्न एज, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन है छोटा सा। रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन ऐसा कहता है कि द पोटेंशियल एनर्जी Vx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ Fx dx। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या था? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? F इंटू डी एक्स प्लस में होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वही F इंटू डी एक्स माइनस में होता है, राइट। और वन मोर फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर एंड दैट फॉर्मूला इज फोर्स इक्वल टू, माइनस साइन को इस तरफ ले लो, dv डिवाइड बाई dx। वन मोर फॉर्मूला यू हैव दैट फोर्स इक्वल टू माइनस dv बाई dx, फोर्स इक्वल टू माइनस dv बाई dx, पकड़, राइट। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर? वी कैन राइट हियर, चलो dx को इस तरफ ले लो, क्या मिलेगा आपको? fx dx इज इक्वल टू माइनस dv। लेट्स इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड। अब वापस इधर ही आ गए, चलो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय fx dx? वर्क डन। f इंटू डी क्या होता है बेटा? वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल, चलो यहां इंटीग्रेट करेंगे बेटा, इनिशियल माइनस फाइनल, सो इट इज नेगेटिव ऑफ dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v, कहां से कहां? इनिशियल से फाइनल। लेट्स पुट द लिमिट vf माइनस vi, नेगेटिव साइन को हटा दो, क्या हो जाएगा ये? vi माइनस vf। बेटा इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि आप जो भी वर्क करोगे बॉडी क्या करेगा? अपने अंदर स्टोर करेगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, राइट। तो इसीलिए वर्क डन क्या आएगा? इनिशियल माइनस फाइनल आएगा। क्या आएगा? वर्क डन इनिशियल माइनस फाइनल आएगा, राइट। सो वर्क डन इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो सिंपल सी बात है, अगर पानी को आपने स्टोर करके रखा है, सपोज पानी को आपने स्टोर करके रखा और पानी के पास 100 जूल एनर्जी है। कितना एनर्जी है? 100 जूल, राइट। और 100 जूल पानी ने अभी स्टोर करके रखा है। अगर उसमें से मान लो पानी 20 जूल जितना वर्क कर दे, तो अब कितनी एनर्जी बची उसके पास? 80 जूल। तो वही कंसेप्ट है कि पानी के पास इनिशियल 100 जूल था, अगर 80 जूल बचा है तो 100 माइनस 80, जो 20 का डिफरेंस है वो कहाँ गया? उतना पानी ने वर्क कर लिया। आई क्या बात समझ में आपको? राइट। तो इनिशियल मतलब जो पहले स्टोर करके रखी है, उसमें से जितना आप वर्क करोगे उतनी एनर्जी कम हो जाएगी और बाकी बची आपको लास्ट में मिल जाएगी, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस vi माइनस vf। तो दो चीजें बेटा हम ध्यान रखेंगे। पहला ये कि वर्क डन अगर काइनेटिक के फॉर्म में, बेटा सुनना, अगर काइनेटिक के फॉर्म में है, अगर काइनेटिक के फॉर्म में है तो डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन। काइनेटिक के फॉर्म में डेल्टा के क्या होगा? वर्क डन, राइट। और अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल के लिए क्या आएगा? डेल्टा वी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आएगा। क्या आएगा? माइनस डब्ल्यू आएगा, राइट। काइनेटिक के लिए क्या आएगा? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, एंड पोटेंशियल में क्या आएगा? वर्क डन इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए वहां पे क्या आएगा? माइनस साइन आएगा, राइट। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। विच फोर्स? कंजर्वेटिव। और इज कंजर्वेटिव फोर्स, नया टर्म आया, और इज कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ऐसा फोर्स विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, खाली मंजिलों पे डिपेंड करता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स इज द ग्रेविटी, राइट। आप जब 9th में थे ना, ओ बाप रे क्या बात कर दी अब मैंने, 9th में, आप जब 9th में थे बेटा, तो आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh, याद है आपको? नो, लॉकडाउन महान था बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था? mgh। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट h हाइट पे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पे है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? mgh।
अब मानो चलो यहाँ पे एक सरफेस है h इक्वल टू 0 और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है m मास है उसका, राइट। इस ऑब्जेक्ट को अपने को h हाइट तक लाना है, इसे उठा के हमें h हाइट तक लाना है। अब पहली बार हमने क्या करा, इसको सीधा सीधा h हाइट पे ला दिया। बोलो अब कितनी एनर्जी होगी उसके पास, mgh। अब हमने क्या करा, इन सेकंड केस हमने इस ऑब्जेक्ट को ना ऐसे ऐसे घुमाया और फिर यहां पे लाए। बोलो कितनी एनर्जी होगी इसके पास, mgh, क्योंकि हाइट तो h ही है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे ग्रेविटी का जो फोर्स है, ग्रेविटी का जो फोर्स है उसका जो वर्क हो रहा है वो खाली किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ ये हो तो भी एनर्जी सेम आएगी mgh, पाथ अगर ऐसा हो तो भी एनर्जी सेम आएगी mgh, राइट। मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज independent of path, that is why gravitation force कैसा है बेटा, कंजर्वेटिव है। that is why gravitational force is conservative। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, क्योंकि उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। यहां पे हाईलाइट कर दे, वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, राइट। ओके, तो यहां पे आपने एक और टर्म सीखा। चलो पहला क्या सीखा हमने यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मींस एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आप बॉडी को रिलीज करोगे वो सारी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करेगा, काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब अलग अलग टाइप के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मल्टीपल फॉर्मूलास है, और उसमें से एक फॉर्मूला में यहाँ लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, mgh। और ये पोटेंशियल एनर्जी खाली किस पे डिपेंड करता है, पाथ, सॉरी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर, पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट। चलो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना बेटा। फॉर्मूला क्या बना, जितना बॉडी के पास एनर्जी है, जैसे ही बॉडी वर्क करेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल का जो डिफरेंस है उतना बॉडी ने यूज कर लिया है। यस और नो। तो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड जो है वो। कृष्णा, डू यू अंडरस्टैंड? थोड़ा ऐसे रिएक्शन तो कुछ दे, तो ऐसे ही बैठा होगा रोज। थोड़ा कभी हंस लिया कर, है? मैंने आज तक डांट ही नहीं देखे, बोल, दिखा दो, दिखा दो, दांत दिखा, देखो अभी भी नहीं दिखा। मैं सच में आज तक मैंने लड़के के दांत ही नहीं देखे, बोलो। दिखे दिखे, चले। अटेंशन एवरीवन। तो चलिए हमने एक और टर्म यहां पे सीखा बेटा। कौन सा टर्म सीखा, पोटेंशियल एनर्जी। चलो नाउ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है, मैकेनिकल में दो ही टर्म आते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा यू लिख देते हैं। चलो पूरे चैप्टर में हम यू से इसको रिलेट करेंगे। इट इज द काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, बेटा इंपॉर्टेंट थियरी है ये, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल।
अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? इट रिमेन कांस्टेंट। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हाट रिमेन कांस्टेंट? मैकेनिकल एनर्जी। कब? व्हेन द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव मतलब फोर्स कैसे? जिसका वर्क डन खाली किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, राइट? ओके, सो द स्टेटमेंट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। तो बेटा हम ऐसे लिखेंगे इसको कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। इसको प्रूव करेंगे 1 सेकंड के अंदर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। चलो बेटा इसको प्रूव करते हैं हम। 1 मिनट का काम है इसको प्रूव करना। सो वी हैव जस्ट सीन दैट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, बेटा फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, for the conservative force we have seen that work done is equal to change of kinetic energy. Yes or no? Yes. We have also seen work done is equal to negative of change of potential energy. आगे ना? Yes. आगे ना? Yes. तो can I write here minus W equal to delta U? Yes. इन दोनों को प्लस करते हैं, hence डेल्टा K प्लस डेल्टा U। यहाँ पे डेल्टा क्या है? W, और यहां पे डेल्टा यू क्या है? माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? टेक डेल्टा कॉमन, के प्लस यू इज इक्वल टू 0। व्हाट इज के प्लस यू? मैकेनिकल एनर्जी E, so डेल्टा E इक्वल टू 0। लो आ गया आंसर। सो यू कैन राइट हियर फॉर कंजर्वेटिव फोर्स चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज 0। कितना लिखना है खाली आपको? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। समझे क्या? ये दोनों स्टेटमेंट है। W इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड W इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस में टोटल एनर्जी चेंज होने नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव का एक और मतलब है ये ऐसे फोर्सेस है जहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है। एनर्जी लॉस इन द सेंस ऑफ फ्रिक्शन, एनर्जी विल लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। इफ देयर इज अ ब्लास्ट, एनर्जी विल लॉस इन फॉर्म ऑफ साउंड एंड लाइट, राइट? तो कंजर्वेटिव ऐसे फोर्सेस है जहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है। जैसे कि ग्रेविटी की बात करो, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो तो बॉडी को और कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लग रहे, मतलब यहां पे बॉडी कोई एनर्जी को लॉस करना नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, तो इन द केस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, राइट? तो कंजर्वेटिव मीन्स द फोर्सेस जिसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो और दूसरा कोई एनर्जी लॉस ना हो। So for that case, total mechanical energy remains constant. Check out definition of conservative forces. पहला definition, work done of conservative force depends only on the end points. Work done depends only on the end point. और उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? work done equal to, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो इनिशियल माइनस फाइनल। एग्री? यस। ओके। थर्ड डेफिनेशन, सेकंड क्या है पता नहीं। डेफिनेशन स्टेट्स दैट वर्क डन बाय दिस फोर्स इन क्लोज पाथ इज 0। क्लोज पाथ का वर्क डन कैसा होगा बेटा? 0 होने वाला है। वर्क डन बाय द क्लोज पाथ इज 0, क्योंकि अगर आप क्लोज पाथ पे बॉडी को मूव करा रहे हो तो कोई एनर्जी लॉस होनी नहीं है। तो आप जैसे ही घूम के वापस उसी पॉइंट के ऊपर आओगे, बॉडी विल हैव द सेम एनर्जी जो उसके पास पहले था। सो क्लोज पाथ पे ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि क्लोज पाथ के ऊपर स्टार्टिंग की और एंडिंग की एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि रास्ते में कोई एनर्जी उसकी वेस्ट होनी नहीं है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी लिखा था ये F इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। स्टार्टिंग में लिखा था आपने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में। देयर वी गो, F इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे V सिंबल लिया था, पीछे U सिंबल लिया, राइट?
Okay, now we'll check out gravity is a conservative force. देखिए सिंपल सा एक डेरिवेशन करेंगे. सपोज यहाँ पे आपका x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर है x इक्वल टू हाइट h. अब आपको बताना है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा h हाइट पे, तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, mgh, पोटेंशियल, राइट. तो अभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh और उसकी काइनेटिक एनर्जी अभी कितनी होगी, 0. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh. चलो फाइन. अब तुम ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे. जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा, राइट, सपोज ऑब्जेक्ट यहां पे आया, ऑब्जेक्ट मस्ट हैव सम वेलोसिटी v. क्योंकि ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो ऑब्जेक्ट विल गेन द वेलोसिटी v. आगे ना कितना होता है वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल. लेट्स से ऑब्जेक्ट x जितना नीचे गिर चुका है, तो ये बचा कितना होगा, h माइनस एक्स. अगर ऑब्जेक्ट x जितना गिर चुका है तो बेटा बचा कितना होगा, h माइनस एक्स. चल बता. अब यहां पे मुझे ये बताए वेलोसिटी कितनी होती है फ्री फॉल की, 2gx. फ्री फॉल वेलोसिटी अंडर रूट 2gx है ना, x जितना नीचे गिर चुका है. चलो टेल मी व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, हाफ इनटू m इनटू व्हाट इज वेलोसिटी स्क्वायर. पोटेंशियल क्या होगा, mgh. कितने हाइट पे अभी वो है, h माइनस एक्स. इसके ब्रैकेट को ओपन करो, व्हाट यू विल गेट, 2 विल बी कैंसल, बचेगा mgx. इसके ब्रैकेट को ओपन करो, क्या होगा, mgh माइनस, सम करो दोनों का, टोटल क्या होगा, mgx कट. कितना एनर्जी था यहाँ पे कितना है. चलो ऑब्जेक्ट जब गिर गया, टकरा गया नीचे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे टकरा गया बेटा नीचे, तो कितना गिर चुका है वो, पूरा h जितना गिर चुका है. तो यहाँ पे उसका स्पीड क्या होगा, अंडर रूट 2gh, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी अब, 0. चलो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर. एंड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हाइट 0 हो चुका है ना, हाइट 0 हो चुका है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0. होगा कि नहीं होगा, वैसे क्या बैठा है, मरा हुआ, सीधा बैठ. तेल भी क्या आएगा, इसीलिए. चले दोनों को प्लस करो. चलो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, gh इंटू m. तो यहां भी टोटल एनर्जी क्या हो गया, mgh. इसका मतलब क्या है बेटा, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का पूरे रास्ते पे वेलोसिटी, टोटल एनर्जी कैसा रहेगा, कांस्टेंट. काइनेटिक एंड पोटेंशियल चेंज होता रहेगा, बट टोटल एनर्जी कैसा रहेगा, कांस्टेंट. यहां भी टोटल एनर्जी mgh था, यहां भी टोटल एनर्जी mgh है, और यहां भी टोटल एनर्जी क्या है, mgh. दैट मीन्स द एनर्जी, और यू कैन राइट टोटल मैकेनिकल एनर्जी is constant under the influence of gravitation force, right? So it is all about the conservative forces. तो ऐसा नहीं खाली ग्रेविटी ही ऐसा फोर्स है, ऐसा और बहुत सारे फोर्सेस हैं जिसका वर्क डन खाली पाथ पे डिपेंड करता है, राइट. सॉरी, खाली पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. आई होप इट इज वेरी क्लियर. बहुत सारे थियरी आज हमने देखे हैं. नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग.